शमीम खान, फहीम खान, आखिर ये कहाँ रहते हैं, किस इलाके से आते हैं, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या क्या हैं और मंशा क्या थी इस पूरे के पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे के पूरे उपद्रव को लेकर के। क्योंकि मंशा तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, जो हिंदू घर थे टारगेट किया गया उनको, और जो लोग पुलिस कस्टडी में है उनसे क्या पूछताछ में कुछ निकल के सामने आ पाया है, वो कहाँ से आए थे, उनकी पहचान क्या है, नाम क्या है, किसके कहने पर आए थे वो, या फहीम खान ने उनको इन्वाइट किया था उपद्रव करने के लिए। बिल्कुल, देखिए एफआईआर को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें फहीम खान के बारे में जिक्र है। फहीम खान जो कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस इलाके में हम खड़े हैं महाल, यहीं के ही वो पास के रहने वाले हैं। वो किस तरीके से 70 लोगों की भीड़ लेकर शिवाजी चौक पर पहुंचते हैं, उसके बाद जो भीड़ का स्वरूप बदलता है, भीड़ की तस्वीर बदलती है, और यही जांच का विषय है। फहीम खान को लेकर अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके रोल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हालांकि जो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की यह मंशा है कि किसी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं आना हो जाए, और यही कारण है कि कल जब लगातार बातचीत की जा रही थी, पुलिस कमिश्नर भी 50 लोगों को हिरासत में लेने की बात कर रहे थे, लेकिन देर रात जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी संख्या 46 थी। तो बहुत फूक पर पुलिस इस पूरे मामले में कदम रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि फहीम खान का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का एक बड़ा दावा, नागपुर दंगा पूर्व नियोजित लग रहा है। पहले से इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बता दें राम कदम का, योगेश कदम का ये मानना है कि नागपुर दंगा पूर्व नियोजित लग रहा है। जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो सब कुछ एक वेल प्लानिंग के तहत लग रहा है। जैसे लोगों के पास पत्थर आते हैं, आखिर अचानक से पत्थर कहां से आ जाते हैं, कैसे आगजनी, जरा आप सुनिए क्या कुछ करें योगेश कदम। देखिए, जो नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता मद्देनज़र रखते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोगों की इतनी हिम्मत हुई है कि डीसीपी लेवल ऑफिसर और पुलिस कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। जो भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी को होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। के गृह राज्य मंत्री को सुना आपने, जिनकी ओर से साफ साफ जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है दरअसल ये कि जो सब कुछ हुआ वो पूर्व प्लानिंग के साथ, लेकिन जरा ये भी समझ लीजिए कि कुल कितने गुनहगार हैं, साजिश के तार कहां कहां पे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नागपुर की हिंसा की एफआईआर जो हुई है इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है समझाते हैं आपको। दंगों की जो स्क्रिप्ट थी, जो उसका मास्टरमाइंड था, उसका भी खुलासा हुआ है। साफ साफ नाम निकल के सामने आए हैं। 2 चेहरे ऐसे जिसमें बड़े गुनहगार दिखाई दे रहे हैं। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की भीड़ थी, ये जो कार्यकर्ता थे वो उसी के थे। एमडीपी अध्यक्ष ने 50 लोगों को जमा किया था, बुलाया था उपद्रव करने के लिए। फहीम और शमीम खान ने यहाँ पे भीड़ जुटाई थी। भीड़ जुटते जुटते उग्र हो गई और बाद में लोगों ने हंगामा के उपद्रव किया। बाद में 400-500 लोग इकट्ठे हो गए थे। पहले 50 थे, बाद में 500 हो गए थे। हिंदुओं को छोड़ना नहीं है कि नारे लगाए गए थे, यानी कि पहले से तय कर लिया गया था कि छोड़ना नहीं है हिंदुओं को। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थी उनके साथ छेड़छाड़ की गई, बदसलूकी की गई, अश्लील इशारे किए गए, भद्दे कमेंट किए गए महिला जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रही थी उस वक्त। तो जरा देखिए क्या कुछ किया गया इनकी ओर से। इसके अलावा पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया भी गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें भड़काया गया। इसके अलावा कुल्हाड़ी के साथ साथ धारदार हथियार लहराए गए। वहां पे अफवाह फैलाकर पुलिस को वहां पे गालियां दी गई, यानी कि जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे उन्हें गालियां बकी गई, अश्लील इशारे किए गए। पुलिस पर घातक हथियार से हमला हुआ। याद होगा आपको, निकेतन नाम के जो डीसीपी हैं वो हमला में घायल भी हो गए हैं। कुल्हाड़ी लगी उन्हें, 20 टाके लगाए गए उन्हें। तो देखिए जिस तरीके से वहां पे पुलिस ड्यूटी कर रही थी उन पर हमला किया गया। जो महिला पुलिसकर्मी थी बदसलूकी की गई उनके साथ। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन एफआईआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1 की जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ बदसलूकी की गई, अभद्रता की गई, पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, बरगलाया गया, नारेबाजी की गई, और यह भी कहा गया हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। यानी कि साफ था कि जो लोग आए थे भीड़ के रूप में वो तय करके आए थे कि टारगेट किसे करना है।
बिल्कुल, देखिए फहीम खान और उसकी भीड़ जब इकट्ठा हुई तो लोगों को बरगलाया गया। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है। लोगों को इकट्ठा किया गया, ये बात भी उस एफआईआर में शामिल है। और लगातार नारेबाजी की जा रही थी कि हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो। ये चौराहा आप देखिए, इसी चौराहे का जिक्र किया जा रहा है उस एफआईआर में कि फहीम खान को यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ 60 से 70 लोग मौजूद थे। हालांकि टाइमिंग देखिए आप, 4 बजे का वो समय था, 5 बजे जो कि नमाज का अमूमन समय होता है। और आप तस्वीर यहाँ पर देखेंगे तो आपको मस्जिद भी यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक इसी चौराहे पर ये मस्जिद है। भीड़ जब यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू होती है और भीड़ जब यहाँ पर इकट्ठा हुई उसके बाद लोगों को ये बरगलाया गया, बोला गया अलग अलग जो अफवाह है उसके बारे में जो साफ तौर पर जिक्र किया गया। और इसी को लेकर जो 70 लोगों की भीड़ थी वो तकरीबन वो भीड़ 400 से 500 लोगों की हो जाती है। और आप देखेंगे ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है। और मेरे अगर विजय अभिषेक थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको नजदीक से तस्वीरें दिखा पाऊंगा। देखिए ये वो मस्जिद है जहां पर जो फहीम खान और उसके जो लोग हैं बाहर इकट्ठे होते हैं। और नमाज अदा करने के बाद जब इसी मस्जिद से लोग बाहर की तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं एलिगेशन है कि ये जो पूरा चौराहा था, ये पूरा चौराहा भीड़ से पट गया। 400 से 500 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और यही वो चौराहा है जहां पर महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी भी की गई। चिटनिस पार्क में उस महिला पुलिसकर्मी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि चिटनिस पार्क आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, इसी चौराहे पर जहां भीड़ उग्र हो रही थी, भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी कि हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो। और अलग अलग तरीके की जो अफवाहें थी वो उस दौरान फैलाई गई। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिसका भी रोल होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 4 बजे के आसपास भीड़ इकट्ठी होती है मस्जिद के बाहर। नमाज जो है वो अदा कराने का जो प्रोसेस है वो 5 बजे शुरू होता है। तकरीबन 5 सवा 5 बजे के बाद जब और लोग नमाज पढ़ने पहुंचते हैं वो भीड़ को देखते हैं कि इस चौराहे पर भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में इकट्ठी थी। जाहिर सी बात है लोगों में जिज्ञासा उत्सुकता होती है कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है यहाँ पे। जब लोगों के बीच में वो र्यूमर फैलना शुरू होता है तो वो भीड़ और इकट्ठी हो जाती है। लोगों के पास फोन थे, वो दूसरे लोगों को इस बारे में जानकारी देते हैं कि चिटनिस पार्क पे बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो जतिन, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि एफआईआर में भी किन बातों का जिक्र है मुख्य तौर पर, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें नागपुर पुलिस अब फुल एक्शन में है और जितने दंगाई ब्रिगेड है इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इनका हिसाब पूरा किया जाएगा। चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हीं सबूतों के आधार पर जो दंगाई गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर के महाल इलाके में क्रूर औरंगजेब के समर्थक टोपी वाले भाइयों ने जिस तरह उत्पात मचाया, गाड़ियों, घरों पर पत्थर बरसाए और हिंसा को अंजाम दिया, लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर हमला किया, अब उस पर एक्शन की बारी है। औरंगजेब गैंग ने हिंसा को अंजाम देते समय भरसक कोशिश की कि वो तीसरी आंख से बच जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 36 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 6 आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अलावा पीस एस्टेब्लिश किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो हमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा रूट मार्च है। और ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपने तरीके से जैसे भी है सिचुएशन को कंट्रोल। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको डेवलप कर रहे हैं और उनके कनेक्शंस देख रहे हैं, किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई इस पे कंस्पायर कर रहा था क्या, कोई इसमें इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्यों उन्होंने ये सब किया, अगर किया है तो ये सारी चीजों पे भी हम लोग कर। नागपुर में दंगाइयों ने किस तरह हिंसा को अंजाम दिया, एक एक सबूत उसकी गवाही दे रहे हैं। बावजूद इसके सियासी रोटी सेकने वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी आज तक का इतिहास है, वहां दंगा नहीं हुआ, उसके बाद भी दंगा हुआ है तो टोटली फेल्यूर है इनका। हमने बार बार कहा है कि नफरत मत बांटिए, नफरत देश को जला के खाक कर देगी, देश के अंदर तबाही मचेगी। और ये जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देश का आर्थिक गलियारा है, देश को आर्थिक दिशा देता है। अगर ये हालात होंगे तो वहाँ कोई निवेश नहीं आएगा। ये कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? इतिहास और महाराष्ट्र आपको माफ नहीं करेगा।
आज औरंगजेबवादियों के सुर में सुर मिलाने का काम उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, जबकि इनके पिताजी ने हमेशा छत्रपति शिवाजी की बात करी, आज उद्धव ठाकरे औरंगजेब की बात कर रहे हैं। फिलहाल पूरे शहर में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है। फ्लैग मार्च से लेकर सभी आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस जिस मुस्तैदी से लगी हुई है उससे साफ है कि उपद्रवियों का बचना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये भी है कि अफवाह किसने फैलाई जिसकी वजह से नागपुर जल उठा। हिंसा की पूरी प्लानिंग किसने की? आखिर वो कौन है जिसको क्रूर औरंगजेब के कब्र से इतना प्रेम है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां पर नागपुर हिंसा में पथराव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर में कश्मीर की तरफ पथराव किया गया, ये जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों से ये खबर है, जहां पे नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है। ये साफ साफ कहा गया है। महज 4 घंटे के भीतर लोगों तक मैसेज पहुंचा के उन्हें मोबाइलाइज करना, हमले के लिए आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल करना, पुलिस को टारगेट करना, ये कुछ समानताएं दिखाई दे रही, जिसके लिए खासतौर पे कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि इसको कहा जा रहा है कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न, और इसी एंगल से जांच भी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ ही घंटों में जिस तरीके से मोबाइल पर मैसेज करके लोगों को इकट्ठा करना, इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, आसपास के जो बिखरे पत्थर होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया, पुलिस को टारगेट किया गया, तो ये वो पैटर्न है जो बताता है कि जो पथराव किया गया वो कश्मीर स्टोन पेल्टिंग के तर्ज पर किया गया। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से एफआईआर में तमाम खुलासे तो हुए हैं, लेकिन गृह विभाग के सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल ये जो पत्थरबाजी हुई उसका पैटर्न कुछ कश्मीर स्टोन पेल्टिंग जैसा देखने को मिला है, दिखाई दिया है। कैसे समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि आखिर ये पैटर्न होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया गया और आखिर क्यों इस एंगल से जांच करने की बात कही जा रही है?